नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी सौभाग्य का सिंदूर। रोहन की उस कस्बे में सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हुई थी। पहली नियुक्ति होने के कारण उसका उत्साह चरम पर था, पर विद्यालय की जीर्ण अवस्था देखकर उसका मन उचटता जा रहा था। इतनी जल्दी स्थानांतरण भी संभव ना था। तो रोहन खुद को समझाते हुए अपने अध्यापन में ध्यान देने लगा। मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार में पले बड़े होने का लाभ उसे मिला। इस ग्रामीण परिवेश में ढलने के लिए रोहन के व्यक्तिगत प्रयासों से न के विद्यालय भवन की दशा सुधरी, बल्कि दाखिले के रजिस्टर में छात्रों की उपस्थिति भी पहले से बढ़ गई। कस्बे के सम्मानीय व्यक्ति गिरिधर बाबू ने विनती करके रोहन को अपने बेटे को अलग से घर में पढ़ाने के लिए भी मना लिया था। रोहन मनोहर को पढ़ाने जाने लगा था। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले मनोहर का यह उसकी कक्षा में दूसरा साल था। पढ़ाई के प्रति पूर्णतया लापरवाह मनोहर रोहन के आने से पहले अपने कमरे में गंभीर होकर बैठा मिलता। करीने से सजे बाल, धुले कपड़े पहनकर मनोहर एक होशियार बच्चा दिखता था। रोहन ने ध्यान दिया कि उसके आने से पहले उस कमरे को किसी निपुण हाथों से सजाया जाता है। मोगरे की सुगंध कमरे में भरी रहती थी। मेज पर रखे गुलदस्ते में हर दिन ताजे फूलों का गुच्छा मिलता था। रोहन को पहले उसने सोचा किसी नौकर का काम होगा, पर जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसे कमरे के आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। हमेशा एक जोड़ी बड़ी बड़ी काली आंखें उसका पीछा करती दिखती। एक दिन मनोहर की कॉपी में उसका नाम खूबसूरती से लिखा देखकर पूछ ही लिया रोहन ने, अरे वाह मनोहर, इतनी अच्छी लिखावट किसकी है तुम्हारे घर में? मनोहर ने जवाब दिया, दीदी की। ओह, किस कक्षा में पढ़ती है तुम्हारी दीदी? रोहन ने लिखावट से प्रभावित होकर फिर पूछा। इतने में मनोहर की मां नौकर के साथ चाय और जलपान लेकर पहुंची। उन्होंने शायद रोहन की बात सुन ली थी, सो खुद ही जवाब दिया, देखिए मास्टर जी, आप रमा के बारे में ज्यादा पूछताछ मत करिएगा। 18 साल की होते ही ब्याह कर दिया था हमने। शादी के 2 दिनों में ही विधवा हो गई। दामाद जी को दिल की बीमारी थी। उसके ससुराल वालों ने बहुत समझाया, पर ना जाने रमा के मन में क्या था, रुकी ही नहीं वहां। तब से यहीं पर अलग कमरे में रहती है। बाहर वालों से मेल जोल नहीं करने देते हम। लड़की जात है ना। रोहन का अंदाजा सही निकला। कोई तो था जिसकी उपस्थिति का आभास होता था उसे। कमरे के सजावट देखकर ही सजाने वाले की खूबसूरती का पता चल गया था। मनोहर को पढ़ाते हुए साल भर हो गया था, पर रमा का चेहरा एक बार भी नहीं देख पाया था रोहन। मनोहर से उसके बारे में काफी कुछ पूछ चुका था। उसे जानकर बहुत खुशी हुई कि रमा को पढ़ने लिखने का शौक था। अब से रोहन हर दूसरे तीसरे दिन प्रेरक कहानियों की किताब मनोहर के हाथ में देने लगा रमा के लिए। बिना देखे जैसे प्रेम हो गया था उसे। रमा के पिता के सम्मान और रमा की मनोदशा देखते हुए रोहन को कभी हिम्मत नहीं हुई रमा से मिलने की। होली के दिन मनोहर की मां ने उसे खाने का न्योता दिया, जिसे रोहन ने फौरन मान लिया। दोपहर से पहले ही हाथों में गुलाल का पैकेट लिए रोहन जैसे ही मुख्य द्वार से अंदर जाने को हुआ, बाहर से भागकर आती हुई रमा से टकरा गया। वह बाहर एक सांड दौड़ा रहा था रमा को। मंदिर से लौटते समय रमा को देखकर रोहन अपलक देखता ही रह गया। एक मासूम पवित्रता थी उसके चेहरे पर। हड़बड़ी में रोहन के हाथों का पैकेट गिरा और गुलाल की कुछ छींटे रमा की साड़ी में लग गई। रमा बहुत ज्यादा भयभीत लगी। रोहन को भी अटपटा लग रहा था। रोहन आज गिरिधर बाबू को बताने आया था कि वह कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रहा है। मनोहर को पढ़ाने नहीं आ पाएगा। गिरिधर बाबू ने सीधे सीधे ही रोहन को अब घर पर आने के लिए मना कर दिया। उनकी जवान विधवा बेटी पर समाज कीचड़ के दाग लगा सकता है। रोहन की वजह से रोहन ने चुपचाप स्वीकृति दे दी और बस में बैठकर अपने घर चला आया। रमा को देखने के बाद से एक अदृश्य ताकत खींच रही थी उसे रमा की ओर। रोहन की माँ भी तो कभी नहीं मानेगी एक विधवा से शादी करने की बात। 10 दिनों तक रोहन अपने घर में बेमन सा पड़ा रहा। माँ के पूछने पर तबीयत खराब का बहाना बना देता था।
आज सुबह की बस पकड़कर लौटा था रोहन। बस स्टैंड पर उतरते ही कानाफूसी उसके कानों पर पड़ी। लोग रमा को सन्यासीन हो जाने की बात कर रहे थे। रोहन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। गिरिधर बाबू के घर जाकर पूछने की भी हिम्मत नहीं हुई। तभी शाम को मनोहर मुरझाया चेहरा लेकर रोहन के पास आया। उसकी आंखें लाल थी रोने की वजह से। मास्टर जी, मेरी दीदी को बचा लीजिए। बाबूजी ने उसे वृंदावन के विधवा आश्रम में भेज दिया है। यहाँ किसी को भी नहीं बताया। दीदी जाना नहीं चाहती थी, पर बाबूजी जबरदस्ती भेज दिए उसको। कहते हैं अब वह कभी नहीं आएगी वापस। मनोहर रोहन से लिपटकर रोते हुए बोला। रोहन की समझ में नहीं आया कि रमा को किस बात की सजा दी गई आखिर। वह तुरंत गिरिधर बाबू के घर पहुंचा और उसने पूछा, आपने रमा को इतनी बड़ी सजा क्यों दी? वे बोले, विधवा होकर जब तक संसार के मोह माया में रहेगी, अपने मन को शुद्ध नहीं कर पाएगी। तुम्हारे आने से उसकी हिम्मत और बढ़ती जा रही है। जब भगवान ने ही उसके माथे पर विधवा का दाग लगा दिया, तो हम कैसे मिटा सकते हैं भाग के लेख? तुम जैसे नौजवान बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, पर क्या तुम उसके माथे पर लगे दाग को मिटा सकते हो? हाँ, मैं मिटाऊंगा उसके माथे पर लगे दाग को, जिसकी जिम्मेदार वह नहीं है। मैं उसके माथे पर सौभाग्य का सिंदूर लगाऊंगा, रोहन ने दृढ़ता से कहा और अपने परिवार को लेने चला आया। बाबूजी तो मान गए थे, पर माँ को मनाना इतना आसान नहीं था। रोते हुए बोली, क्या इसी दिन के लिए पढ़ लिख कर मास्टर बना था कि विधवा के माथे का दाग पोंछना पड़े? हाँ माँ, शायद शिक्षक हूँ, इसीलिए इस बुराई को दूर करने के बारे में सोच सकता हूँ। दूसरों को तो बहुत ज्ञान देते हैं हम, पर खुद अमल नहीं करते। माँ, दाग तो चांद पर भी होता है, पर वह तो उसकी गलती नहीं। आज हमारे परिवार में ऐसा कुछ हो जाए तो क्या उसे कलंक या दाग कह पाएंगे हम? नहीं माँ, तुम भी तो एक औरत हो। दूसरी औरत की पीड़ा तुमसे अच्छा और कौन समझेगा? मैंने गिरिधर बाबू को वचन दिया है माँ। चलिए, रमा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करिए। यदि मैंने हमेशा आपको और बाबूजी को सम्मान और प्रेम दिया है, आपकी हर बात को सिर आंखों पर लिया है, तो आज पहली बार मैं आपसे रमा मांगता हूँ। मुझे रमा दे दीजिए। बेटे की बात सुनकर माँ को तो अपना हट छोड़ना ही था। रोहन को गले लगाकर बोली, मुझे तुम पर गर्व है। तू मेरा सपूत है, सपूत। तेरे चांद को लाने की तैयारी करते हैं। चल अब। रमा चांद बनकर रोहन की जिंदगी में आने वाली थी। भाग्य के दाग जैसे लगते हैं अचानक, वैसे मिट भी जाते हैं अचानक। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।